में सबसे पहले बात कट्टर वॉर की। फ्रांस में कहां एक और आतंकी हमला हुआ है? फ्रांस में आतंकी हमले की पाकिस्तानी साजिश पर क्या नया खुलासा हुआ है? और दुनिया भर में क्यों फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है? फ्रांस में आतंकी हमले और दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शन से जुड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 कट्टर वॉर। फ्रांस में एक और आतंकी हमला हुआ है। एक हमलावर ने लियो शहर में चर्च के बाहर ऑर्थोडॉक्स पादरी को गोली मार दी। हमलावर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए आया और पादरी को गोली मार दी। बाद में पुलिस ने इस हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री जेराल्ड डार्मेनिन ने देश में और आतंकी हमले की आशंका जताई है। फ्रांस में आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए चर्च, स्कूल और दूसरे सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। फ्रांस के नीस शहर के चर्च में चाकूबाजी करने वाले आतंकी के तीसरे सहयोगी से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। इस तीसरे संदिग्ध को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था। 33 साल का ये शख्स पहले से गिरफ्तार एक अन्य आतंकी का रिश्तेदार है। फ्रांस में आतंकी हमले के बाद प्रवासियों की एंट्री पर बैन की मांग हो रही है। फ्रांस में विपक्ष के नेता मरीन ले पेन ने पाकिस्तान से आने वाले प्रवासियों पर रोक लगाने की मांग की है। इसी बीच फ्रांस ने पाकिस्तान के 183 लोगों को कागजात पूरे होने के बाद भी वीजा देने से इनकार कर दिया है। फ्रांस में हमले की पाकिस्तानी साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। नकली पासपोर्ट और वीजा के जरिए खूंखार अपराधियों को फ्रांस भेजने की तैयारी की जा रही है। फ्रांस की सांसद डोमिनिक बल्डे ने ये खुलासा किया। डोमिनिक ने कहा कि फ्रांस की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित होने से मुस्लिम नाराज हो सकते हैं, लेकिन नाराजगी का मतलब हिंसा नहीं है। मैक्रों ने कहा कि फ्रांस अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी आजादी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुस्लिमों पर टिप्पणी के बाद पूरी दुनिया में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिस्तीन और अफ्रीकी देशों में फ्रांस के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं। मुस्लिम देशों का आरोप है कि मैक्रों इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। इस्लामिक उपग्रंथियों पर फ्रांस के एक्शन के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ अलीगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने मैक्रों के खिलाफ जुलूस निकाला और उनके पोस्टर जलाए। छात्रों ने फ्रेंच प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने तुर्की पर हमला बोला है। मैक्रों ने कहा कि तुर्की लगातार अपने सहयोगियों को भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि क्या तुर्की नाटो के अपने सहयोगियों के साथ युद्ध करना चाहता है? मोहम्मद साहब का कार्टून प्रकाशित होने के बाद तुर्की और फ्रांस आमने सामने हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में अब तक कितना नुकसान हुआ है? किन रिहायशी इलाकों पर अजरबैजान ने फिर से अटैक किया? रूस से आर्मेनिया ने क्या मांग की है? जंग से जुड़ी हर खबर देखते हैं टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लगातार जंग जारी है। दोनों देश 36 दिन से एक दूसरे पर गोला बारूद बरसा रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाने की सहमति बनी थी, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। नागोर्नो काराबाख की सेना ने राजधानी स्टेपनकर्ट में अजरबैजान की यूएवी को मार गिराया। अजरबैजान का यूएवी स्टेपनकर्ट में सैनिक और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के लिए निकला था। अजरबैजान इजराइल से मिले यूएवी से स्टेपनकर्ट पर हमला कर रहा है। नागोर्नो काराबाख में आर्मीनिया की सेना अजरबैजान पर भारी पड़ रही है। काराबाख के दक्षिणी इलाके में आर्मीनिया की सेना ने अजरबैजान की फौज को पीछे ढकेल दिया है। इस इलाके पर आर्मीनिया की सेना ने फिर से कब्जा कर लिया है। कब्जा वापस लेने के लिए अजरबैजान ने इस इलाके में बड़ा हमला किया था। आर्मीनिया के हमले में नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान की तरफ से जंग लड़ रहे सीरिया के आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीरिया के मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पिछले 24 घंटे में 14 से ज्यादा सीरियाई आतंकी काराबाख में मारे गए हैं। काराबाख में अब तक 250 से ज्यादा सीरियाई आतंकी मारे जा चुके हैं। आर्मीनिया ने नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान की तरफ से सामूहिक नरसंहार के हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत से शिकायत की है। आर्मीनिया ने अजरबैजान की तरफ से फास्फोरस बम के इस्तेमाल से जुड़े सबूत कई संगठनों और देशों को भेजे हैं। आर्मीनिया ने स्टेपनकर्ट के रिहायशी इलाकों पर अजरबैजान की तरफ से किए गए मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है। आर्मीनिया ने आरोप लगाया है कि रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाने की सहमति के बाद भी स्टेपनकर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। आर्मीनिया ने इसे वॉर क्राइम करार दिया है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन जल्द ही मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। आर्मीनिया ने कहा है कि 1997 में हुई रक्षा संधि के तहत रूस को उनकी मदद करनी चाहिए। रक्षा संधि के तहत आर्मीनिया पर हमला होने की सूरत में रूस को उसकी मदद करनी होगी। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा कि नागोर्नो काराबाख में जंग रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इल्हाम ने कहा कि काराबाख से आर्मीनिया की सेना की वापसी के बाद ही जंग थम सकती है। उन्होंने कहा कि अजरबैजान काराबाख को पूरी तरह से आर्मीनिया के चुंगल से आजाद कराएगा।
जमीनी जंग के साथ ही आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच अब इंटरनेट पर भी जंग लड़ी जा रही है। आर्मीनिया के हैकर्स ने अजरबैजान के राष्ट्रपति कार्यालय का ईमेल हैक कर लिया। आर्मीनियाई हैकर्स ने कई अहम दस्तावेज लीक किए हैं। तो वहीं आर्मेनिया अजरबैजान जंग में कब होगी रूस की एंट्री? गिलगिट बाल्टिस्तान क्यों जा रहे हैं इमरान खान? अमेरिका की चुनौती देने के लिए क्या कर रहा है चीन? चीन पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में। आर्मीनिया अजरबैजान की जंग में रूस की सीधी एंट्री हो सकती है। रूस ने कहा कि अगर अजरबैजान ने आर्मीनिया की जमीन पर घुसपैठ की और हमला बोला तो रूस आर्मीनिया की सीधी मदद करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मुद्दे पर अमेरिका से चर्चा के बाद फैसला लेंगे। नागोर्नो काराबाख को लेकर तुर्की और अजरबैजान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। नागोर्नो काराबाख पर कब्जे के लिए अजरबैजान ने तुर्की के साथ मिलकर साजिश रची थी। अजरबैजान को उम्मीद थी कि तुर्की और इजरायली हथियारों के बल पर वो 5 दिन में नागोर्नो काराबाख के बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। काराबाख की जंग को लेकर तुर्की और रूस के रिश्तों में आई तल्खी अब साफ साफ दिखने लगी है। तुर्की का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही रूस की एक कंपनी प्रोजेक्ट से हट गई है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रूस और तुर्की के बीच 2010 में समझौता हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज गिलगिट बाल्टिस्तान का दौरा करेंगे। 16 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव है। इमरान सरकार गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री एजाज अहमद शाह ने नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद अयाज सादिक के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। एजाज अहमद शाह ने कहा कि जो पाकिस्तान की आर्मी का विरोध करते हैं वो भारत चले जाए। अयाज सादिक ने संसद में कहा था कि अभिनंदन की रिहाई को लेकर पाकिस्तान की सरकार और सेना डरी हुई थी। अभिनंदन पर दिए अपने बयान के बाद पीएलएम सांसद अयाज सादिक पाकिस्तान में लोगों के निशाने पर हैं। लाहौर में कई पोस्टरों में अयाज सादिक को कौम का गद्दार बताते हुए उनकी तुलना मीर जाफर से की गई है। इसी बीच अयाज सादिक ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। सादिक ने कहा कि उनके पास कई और राज हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों ने बड़ा अटैक किया है। 24 घंटे में तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के 28 प्रांतों में हमला किया। हेलमंद, कंधार और उरुजगन में अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के लड़ाकों के बीच खूनी झड़प हुई। झड़प में 19 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। अमेरिका से मुकाबले के लिए चीन अपनी सेना का तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। चीन का लक्ष्य 2027 तक पीएलए को पूरी तरह आधुनिक सेना बनाना है। 2027 तक चीन पीएलए को अमेरिका के मुकाबले खड़ा करना चाहता है। अमेरिका और चीन में ताइवान को लेकर विवाद है। अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर यूएस स्पेशल फोर्स की तारीफ की। ट्रंप ने बताया कि नाइजीरिया में बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक को यूएस स्पेशल फोर्स के जवानों ने छुड़ा लिया है। ट्रंप ने कहा कि हमारा राष्ट्र राहत बचाओ अभियान के पीछे साहसी सैनिकों को सलाम करता है। रक्षा मंत्री ने क्यों कहा, अगर मैंने खुलासा किया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कांग्रेस नेता? विदेश मंत्री ने चीन को दी चुनौती, कहा एलएसी से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा भारत। लव जिहाद वालों की कब शुरू होगी राम नाम सत्य यात्रा? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच बैठक में गुर्जर आरक्षण से जुड़े 14 मुद्दों पर सहमति बनी है। सहमति के बाद गुर्जर नेताओं ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है। हालांकि एहतियातन राजस्थान के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीन के साथ तनाव को लेकर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि चीन ने 1200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अगर मैं खुलासा कर दूंगा तो कांग्रेस नेताओं को चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक ड्रोन देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद बीएसएफ ड्रोन को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बल बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्रोन को खोजने के लिए डेरा डाले हुए हैं। भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर बदलाव का कोई भी एक तरफा प्रयास भारत को मंजूर नहीं होगा। जयशंकर ने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का सम्मान करना होगा। यूपी में लव जिहाद की बढ़ रही वारदातों को रोकने के लिए सीएम योगी ने सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि लव जिहाद में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोग राम नाम सत्य की यात्रा के लिए तैयार रहें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अवैध ठहराया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने सरेआम नाबालिग लड़की की गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी अखिल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लड़की इंटरमीडिएट की छात्रा थी और आरोपी अखिल उसे एक तरफा प्यार करता था।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता फरहान जुबैरी ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों का सिर कलम करने की धमकी दी है। पुलिस ने भड़काऊ बयान देने पर जुबैरी के खिलाफ केस दर्ज किया है। देश भर में आलू और प्याज के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आलू के दामों में पिछले साल के मुकाबले इस साल 92% और प्याज के दामों में 44% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अक्टूबर में आलू के दाम प्रति क्विंटल 1739 रुपए थे, जो इस साल 3633 रुपए क्विंटल हो गया है, जबकि प्याज 5000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तो पाकिस्तान ने स्वीकार लिया कि पुलवामा हमले में उसके प्रधानमंत्री का हाथ है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने पर कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। बिहार में आज पीएम मोदी कहां करेंगे रैली, पप्पू यादव के साथ कहां हुआ हादसा और नीतीश कुमार पर चिराग ने क्या नया आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार। पीएम मोदी आज बिहार में 4 चुनावी रैलियां करेंगे। आज बिहार के तीसरे चुनावी दौरे में पीएम छपरा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में रैलियां करेंगे। पीएम की 4 सभाओं में से 2 सभाओं में सीएम नीतीश भी मौजूद रहेंगे। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में सूबे के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण में 1514 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज प्रचार के आखिरी दिन सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव हादसे के शिकार हो गए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पप्पू यादव का मंच टूट गया। मंच पर ज्यादा कार्यकर्ता चढ़ाए थे। हादसे में पप्पू यादव का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सूबे में फिर एनडीए की सरकार बनी तो जो छात्र एजुकेशन लोन चुकता नहीं कर पाए हैं उनका लोन सरकार माफ कर देगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनने पर बिहार में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का चुनाव बेरोजगारी हटाओ अभियान है। तेजस्वी ने फिर कहा कि सरकार बनते ही 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, साथ ही समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने मुंगेर की घटना को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि महिषासुर सरकार ने मुंगेर में भक्तों पर गोली चलवाई है। चिराग ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सरकार शराब की तस्करी करा रही है। प्लूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि अगर बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो शराबबंदी खत्म की जाएगी। पुष्पम प्रिया इससे पहले भी शराबबंदी पर सवाल उठा चुकी हैं। पद्म भूषण और जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा ने एक वीडियो जारी कर लोगों से मतदान करने और मतदान के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने एक गाना गाकर लोगों से मतदान करने की अपील की। शारदा सिन्हा चुनाव आयोग की स्टेट इलेक्शन आइकॉन है। बिहार में चुनाव आयोग ने पहले चरण के 104 उम्मीदवारों को नोटिस भेजा है। इन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने का आरोप है। चुनाव आयोग ने इन सभी से 48 घंटे में जवाब मांगा है। पहले चरण के 1066 में से 327 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। और अब आपको दिल्ली मुंबई की खबरें दिखाएंगे। मुंबई में आज कितनी और लोकल ट्रेनें शुरू हो रही हैं। दिल्ली सरकार ने अंतर्राज्यीय बस संचालन को दी मंजूरी। नर्सों ने वेतन न मिलने पर हड़ताल की धमकी दी। बीएमसी ने मास्क न पहनने वालों से क्यों लगवाई झाड़ू। दिल्ली मुंबई से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 दिल्ली मुंबई में। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में थर्मोकोल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग की लपटों ने धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग को अपनी आगोश में ले लिया। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली सरकार ने अंतर्राज्यीय बस सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है। साथ ही सरकारी बसों में सभी सीटों पर यात्रियों को बैठाने की भी इजाजत दी गई है। कोरोना महामारी के मद्देनजर अभी तक बसों में सिर्फ 20 यात्रियों को बैठाने की अनुमति थी। मुंबई में यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे आज से 610 नई लोकल ट्रेनें चलाएगा। मुंबई में पहले से ही 1410 लोकल ट्रेनें चल रही थीं। इन्हें मिलाकर अब रोजाना 2020 लोकल ट्रेनों का संचालन होगा। नई चलाई जाने वाली 610 लोकल ट्रेनों में 314 को मध्य रेलवे और 296 ट्रेनों को पश्चिम रेलवे नेटवर्क में चलाया जाएगा। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल की नर्सों ने एनडीएमसी के मेयर को चिट्ठी लिखकर तुरंत वेतन देने की मांग की है। नर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पिछले कई महीने से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए 2 नवंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। नर्सों ने कहा कि वेतन न मिलने से हमारे सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है।
मुंबई में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बीएमसी ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। अगर अब कोई बिना मास्क लगाए पकड़ा जाता है और जुर्माना भरने से इनकार करता है तो उससे सड़कों पर झाड़ू लगवाई जा रही है। बीएमसी अधिकारियों ने अंधेरी, जुहू, वर्सोवा इलाके में मास्क न पहनने वालों से सड़कों पर झाड़ू लगवाई। दिल्ली में कोरोना के मामलों में इजाफे के बीच केजरीवाल सरकार ने बंद परिसरों में आयोजित शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने को अनुमति दे दी है, जबकि खुले मैदान में होने वाले कार्यक्रमों में संख्या मैदान की क्षमता के अनुसार तय करने की मंजूरी है। इससे पहले अधिकतम 50 लोगों को ही शादी में शामिल होने की इजाजत थी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के 15 अफसरों को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी गैंग और आईएसआईएस के तमिलनाडु मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने पर केंद्रीय गृह मंत्री के स्पेशल ऑपरेशन मेडल से सम्मानित किया गया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में युवती के साथ कथित रेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अस्पताल के सीसीटीवी खंगालने और पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने बताया कि युवती के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। युवती ने अपने पिता को चिट्ठी लिखकर रेप की बात बताई थी। पिता की शिकायत पर पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया था। दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ने से 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं। अमोनिया का लेवल घटने पर ही दोनों प्लांट को शुरू किया जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि प्लांट बंद होने के बावजूद भी पानी की सप्लाई में दिक्कत नहीं होगी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर पुलिस ने कैसे कसा शिकंजा। मासूम को सिगरेट से दागने वाला पुलिस वाला कहां से हुआ गिरफ्तार। आगरा में महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। अन्य राज्यों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्य। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने विजय मिश्रा के बेटे और रेप के आरोपी विष्णु मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस को आशंका है कि विष्णु विदेश भाग सकता है। विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है, जबकि पत्नी जमानत पर जेल से बाहर है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन करने पर बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी के चुनाव प्रचार करने पर 1 दिन की रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने इमरती के रैली, जनसभा, इंटरव्यू, रोड शो करने पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को लेकर फिर सीएम ममता पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हूं, जो संविधान के शासन से दूर है। मैंने ममता सरकार से बार बार कहा कि लोक सेवक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हो सकते। यूपी के आगरा में बेखौफ बदमाशों ने सड़क पर पैदल जा रही महिला को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। थाने के नजदीक बदमाश महिला के सिर और पेट पर गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई है। तमिलनाडु के नीलगिरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मंडप में बैठी लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की ने अपने होने वाले पति से कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूं, मुझे वो आधे घंटे में अपने साथ ले जाएगा। दूल्हा बारात लेकर वापस लौट गया, लेकिन जब लड़की का प्रेमी नहीं आया तो उसके परिजन भी लड़की को छोड़कर चले गए। छत्तीसगढ़ के बलोद में पापा नहीं बोलने पर मासूम बच्ची को सिगरेट से जलाने वाले पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने पापा नहीं बोलने पर बच्ची को पेट, हाथ और चेहरे पर कई जगह सिगरेट से जलाया था। जलाने का विरोध करने पर आरोपी ने बच्ची की मां के साथ भी मारपीट की थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। पाथर्डी तालुका में पिछले 15 दिन से आदमखोर तेंदुआ 3 लोगों का शिकार कर चुका है, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं और प्रशासन से तेंदुए को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।